हेलो दोस्तों, और आप देख रहे हैं फैक्ट विद जीएस चैनल पर। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में पहले कुछ बता दूं आपको। यानी हम प्रीएम्बल के टेस्ट लगाएंगे आज, और प्रीएम्बल के बारे में आपको कुछ बता दूं। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। प्रीएम्बल होती क्या है, प्रस्तावना हमारी, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसे उद्देश्य का कहते हैं। ओके, एक इसका इंट्रोडक्शन दे दे। तो इसका जो प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिए, किसके संविधान से लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए। यानी विचार किसका था, किसके संविधान से विचार है, तो ये यूएसए के संविधान से। इसकी भाषा की बात करें तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ओके दोस्तों, प्रीएम्बल होती क्या है, प्रस्तावना होती क्या है, तो आपको मैं बता दूं। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना आपको मालूम होना चाहिए, प्रस्तावना हमारे संविधान के एक सारांश है। क्योंकि जो संविधान बना है, हमें प्रस्तावना एक तरीका से देखो तो जैसे हम कोई स्टेटमेंट होता है और उसका एक सारांश पढ़ते हैं तो उससे मालूम पड़ जाता है हमें कि यानी कौन सा स्टेटमेंट किस तरीका का है। तो प्रस्तावना संविधान का एक सारांश कह दो, इसे सारांश भी कहते हैं हम, सारांश। प्रस्तावना एक दर्शन है संविधान का। प्रस्तावना संविधान की आत्मा भी है। यानी प्रस्तावना एक संविधान के लिए महत्वपूर्ण चीज है। यानी एक उसका कहें तो एक कवर मानो पूरे संविधान का। प्रस्तावना सारांश है। इससे हमें मालूम पड़ती है प्रस्ताव संविधान में हमारे में क्या क्या है। प्रस्तावना एक दर्शन है, प्रस्तावना एक आत्मा है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रस्तावना के बारे में हम बताएं तो जैसे गांव में एक अपना मंदिर होता है, तो उसमें जैसे हम अपनी तरीका से काम करते हैं, और एक संयोग का मंदिर होता है तो उसमें सारे संयोग की चीजें जरूरत पड़ती है। तो क्या है, एक अपना मंदिर है प्रस्तावना। यानी हमें मालूम है प्रस्तावना में क्या चीज है, क्या नहीं है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करें। तो भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कंफ्यूज मत होना। विचार इसका यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना में प्रस्तावना की बात की जाए तो आपको मैं बता दूं, इसका आधार यानी प्रकृति कैसी है, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। प्रकृति आधार कैसे है इसका, आधार कैसा है, आधार कैसा है इसका, समाजवाद, आर्थिक, राजनीतिक, ओके। प्रस्तावना क्या है हमारी, समाजवाद कैसा होना चाहिए, एक राज्य कल्याणकारी राज्य होना चाहिए जिसमें पिछड़े वर्गों, एससी हो चाहे एसटी के लिए वर्गों के लिए बात की गई हो, उनकी योजनाओं के लिए उनके लाभ की बात की गई हो। यानी समाजवाद के, तो आर्थिक, हमारी आर्थिक स्थिति सही होना चाहिए, लाभ मिले तो सबको मिले एक तरीका से। और राजनीतिक बात, न्याय होना चाहिए, किसी को कैसे दंड देना है, किसी को कैसे दंड नहीं देना है। तो ये चीजें हमारे आधार प्रस्तावना कहती है। यानी सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो। स्वतंत्रता की बात करती है ये प्रस्तावना। तो आपको ये भी बता दूं मैं। अब मैं आपको इसमें यानी न्याय की बात करती है जब प्रस्तावना हमारी, प्रस्तावना में न्याय के कितने तरीके के, तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है। वो 3 कौन से, सामाजिक,
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीन न्याय की बात करती है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कितने न्याय की बात करें, तो प्रस्तावना में कितने न्याय? तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब ये जो सोवियत संघ से यानी किस क्रांति से प्रभावित है, तो सोवियत संघ की क्रांति से प्रभावित है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सोवियत क्रांति से प्रभावित है, जो 1917 में हुई। ओके, यानी हमारे जो न्याय है सोवियत संघ की क्रांति से प्रभावित है। ओके दोस्तों, अब स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता की जो हमारी प्रस्तावना है 5 स्वतंत्रता की बात करती है, यानी 5 तरह की स्वतंत्रता है हमें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आपकी विचार की स्वतंत्रता। यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाए तो आपको मालूम होना चाहिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की हमारे प्रस्तावना में बात की गई है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और आपकी विश्वास की, धर्म की और विचार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ओके दोस्तों, ये किसकी क्रांति से प्रभावित है? तो ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। ये आपको देखो, ये सोवियत संघ की क्रांति से न्याय प्रभावित है हमारा, और हमारी स्वतंत्रता फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं प्रस्तावना के बारे में आपको, मोटा मोटा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट देखें, कुछ और बता दूं मैं प्रस्तावना के बारे में। यानी प्रस्तावना के बारे में आपको समानता क्या तरह की है? समानता हमारी 2 तरह की समानता की बात की है, जो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। यानी बात की जाए समानता हमारी 2 टाइप की है, आपको मालूम होना चाहिए। प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। ओके दोस्तों, यानी न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, और हमारी यानी समानता 2 प्रकार की, यानी प्रतिष्ठा की स्वतंत्र वो समानता और आपकी अवसर की समानता की बात की गई है। उसके बाद 42वां जो संविधान संशोधन हुआ है, ओनली एक प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ है। ये देखो, ये बता दूं, प्रस्तावना यानी न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है, क्योंकि न्यायालय में इसे यदि इसका उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय में आप इसका वो नहीं रख सकते, इसके पक्ष के बारे में विचार नहीं कर सकते। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन हुआ, ये 1976 में हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्ष, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। यानी कोई इसका खंडन नहीं कर सकता। तो 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपको कौन कौन से शब्द हैं, तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता,
इसमें 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपको मैं एक बात और बता दूं, देखो आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? आत्मा किसने कहा है? जन्म कुंडली किसने कहा है? ओके, और सपनों का प्रतिफल किसने कहा है? तो ये सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आत्मा ठाकुरदास बारगम ने कहा था, यानी आत्मा इसको किसने कहा था? तो ठाकुरदास बारगम ने कहा था। आत्मा कहा था, यानी प्रस्तावना संविधान की एक आत्मा है, ये ठाकुरदास बारगम ने कहा था। जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा था। के.एम. मुंशी ने कहा था। और सपनों का प्रतिफल किसने कहा था? तो आपको मालूम चाहिए, ए.के. अय्यर ने कहा था। ए.के. अय्यर ने ये 3 इंपॉर्टेंट शब्द बोले थे, और यही बार बार परीक्षाओं में आते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, इनमें एक पूछ सकता है कि आत्मा किसने? तो ठाकुरदास बारगम ने, जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने, सपनों का प्रतिफल, आपको ये मालूम होना चाहिए। ओके दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन एक मैंने मोटा सा आइडियाज आपको दे दिया। और ये भी जब संविधान संशोधन हुआ 1973 में, जब आपको मैं बता दूं, जो केशवानंद भारतीवाद केस में ये भी कहा गया था इसमें संशोधन नहीं हो सकता, यानी जो इसकी सीमा है, कुछ चीजों में विशेष शब्दावली में इसका संशोधन नहीं हो सकता, तो वो आगे बताऊंगा मैं। अब क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आप देखिए और पढ़ लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आपको मालूम होना चाहिए भारत की प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है। तो आपने एक बार से प्रस्तावना के बारे में पढ़ा होगा, हम भारत के लोग, यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। तो एक आपको मालूम चाहिए, हम भारत के लोग, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। यानी जनप्रिय संप्रभुता का, यानी आपको मालूम होना चाहिए सोवरेनिटी, संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का मतलब क्या है? एक अपना संविधान ऐसे बनाएंगे जिस पर किसी भी भारी हस्तक्षेप ना हो, हम कुछ भी अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, देश में कुछ भी लागू कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, यानी कोई भारी हस्तक्षेप नहीं कर सकता हमारे ऊपर, किसी का कोई दबाव नहीं है। इसी संप्रभुता को एक मोटे अंदाज में बात करी जाए तो यही हम कहते हैं। ओके, संप्रभुता यानी अपने हिसाब से, जनता के हिसाब से, यानी हम भारत लोगों के हिसाब से हमने अपना संविधान बनाया है। तो ये एक संप्रभुता की बात की, यानी भारत में जनप्रिय संप्रभुता की क्या विशेषता? तो हम भारत के लोग, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यानी आपको मालूम होना चाहिए रिपब्लिक डे क्यों कहा जाता है, यानी भाई इज द कॉल्ड रिपब्लिक। तो इसे मैं बता दूं, गणतंत्र दिवस आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी 1950 से मनाते हैं हम। तो इसकी विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। इन राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए कहते हैं हम। तो आपको मालूम होना चाहिए गणतंत्र का मतलब क्या है? एक निश्चित समय के लिए एक प्रमुख निर्धारित किया जाए, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं और अपनी अवधि में ही वो हट जाते हैं, तो उसी को हम गणतंत्र
कहते हैं, क्या कहते हैं, रिपब्लिक, यानी जनता द्वारा जो चुने जाते एक निर्धारित समय के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक रिपब्लिक। ओके, तो इसका गणतंत्र का मतलब समझे, एक निश्चित समय के लिए जो व्यक्ति चुनता है, चुनने से यानी चुनकर जाता है और अपने निश्चित समय में काम करता है, तो उसी को हम एक गणतंत्र दिवस वो गणतंत्र कहते हैं, यानी निर्धारित प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए। आपको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहते हैं भारत को, आपको मालूम होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष हमने 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा था। इसमें एक सबसे बड़ी बात की गई थी, भारत यानी धर्मनिरपेक्ष की बात की जाए तो भारत किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करेगा, ना किसी धर्म का उल्लंघन करेगा। यानी एक पॉजिटिव बात कहूं मैं तो भारत सभी धर्मों से तटस्थ रहेगा। ओके, समझ में आ रही होगी दोस्तों। यानी भारत, देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को राज्य दर्शाया गया है, तो राज्य सभी तटस्थ रहेगा। ओके, ना किसी धर्म की उल्लंघन, क्योंकि भारत में बहुलवाद धर्म है, ईसाई, सिख, आपके हिंदू, मुस्लिम, तो ऐसे करके आपको मालूम होना चाहिए। तो तभी तो हम कहते हैं हमारा भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसलिए तो कहते हैं क्योंकि हमारा जो राज्य है सभी धर्मों के लिए तटस्थ रहेगा, यानी किसी की उल्लंघन नहीं किया करेगा या ना किसी को वो देगा। तो इसका ऑप्शन ए, आंसर क्या होगा, ए, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, यानी सेकुलरिज्म मीन्स क्या है। तो मैंने अभी बताया इसका अर्थ क्या है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म स्वीकार करेगा, नहीं। राज्य सरकार सभी धर्मों का खिलाफ है, ऐसा भी नहीं है, ना खिलाफ है ना किसी को स्वीकार करेगा। मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बताई, राज्य सभी धर्मों के लिए यानी तटस्थ रहेगा, यानी सभी से तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा। ऑप्शन इसका सी, ये तो कहता है सभी धर्मों से तटस्थ रहेगा, तटस्थ। ये बस एक बात याद कर लो, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहता है राज्य हमारा सभी धर्मों से तटस्थ रहेगा। इसी से आपका क्वेश्चन कैसा भी बना दे प्रस्तावना में, आप पार कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका जो समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आपको मैंने बताए थे अभी जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्ष, और एक अखंडता। यानी तो आपको मालूम होना चाहिए धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक नहीं, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक नहीं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, समाज। क्योंकि ये शब्द क्यों जोड़े गए थे, तो आपको मैंने बताया था कल्याणकारी राज्यों के लिए, यानी सभी के लिए एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। जैसे पिछड़े वर्गों के लिए एसटी हो, एससी हो, उनके लिए उद्धार की बात करें राज्य, एक कल्याण की बात करें, योजना लाए उनके लिए, नए नए विचार लाए और उनके उद्धार, सबसे बड़ी बात है उनके उद्धार के बारे में सोचे। ओके, यानी उनका शोषण नहीं होने पाए। तो इसलिए और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ऐसे ही नहीं कहते हम भारत को, इसीलिए कहते हैं क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं। तो क्या है धर्मनिरपेक्ष का मतलब, मैंने आपको बताया सभी धर्मों से राज्य तटस्थ रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको मालूम चाहिए 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, यानी भारत की प्रस्तावना में भारत को
किस रूप में घोषित किया गया है, प्रीएम्बल में किस रूप से दर्शाया गया है। तो आपको मालूम चाहिए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र नहीं, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व। देखो अब मैं एक जहां सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, एक प्रभुत्व संपन्न का क्या है, हम भारत के लोग हम कैसा भी संविधान में कुछ भी करें, यानी उस पर कोई किसी का दबाव नहीं होगा, हमारे ऊपर किसी भी देश का कोई दबाव नहीं होगा, हम कुछ भी अपने हिसाब से करेंगे, बदलेंगे, घटाएंगे, अच्छी योजना लाएंगे, यानी कोई हम पर कोई कुछ नहीं है किसी का अधिकार करने का। तो यानी प्रभुत्व का मतलब यही है अपने में। समाजवादी कल्याण करेंगे। धर्मनिरपेक्ष का मैंने बताया, धर्म यानी भारत राज्य सभी धर्मों से तटस्थ रहेगा। प्रजातांत्रिक का मतलब होता यानी प्रजा के द्वारा, यानी हमारा तंत्र सिस्टम चलेगा, यानी प्रजा की सत्ता। यानी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोक माने जनता और तंत्र माने सिस्टम। तो प्रजातंत्र गणराज्य की बात की गई है। तो एक बात बताऊं, इसे बोलते हैं सोवरिटी। सोवरेंटी, ओके, सोवरेंटी बोलते हैं। समाजवाद सोशलिस्ट, इसे आपको मालूम होना चाहिए। डेमो, इससे मैं एक बात बताऊंगा, डेमोक्रेसी और गणराज्य यानी रिपब्लिक। ओके दोस्तों, तो देखो ये अभी पीसीएस एग्जाम देखो, यूपीएससी में भी एक बार पूछ चुके हैं और आरओ में पूछ चुका है और एसएससी में भी पूछ चुका है, यानी एक क्रम में क्रोनोलॉजी में पूछ चुके हैं। तो आपको एस 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 डी आर ये ट्रैक हमेशा रखना, यानी सोवरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, यानी ये क्रम में आपके शब्द लगे हुए हैं। ये ट्रिक है, आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। एसएस यानी सोवरेंटी और सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, वो डेमोक्रेसी और आपकी रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए और एक बार प्रस्तावना सबको पढ़नी चाहिए। समाजवाद शब्द है, जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न राज्य है, लोक कल्याण की बात नहीं की गई है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो अभी मैंने बताया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब होता है, यानी राज्यों में एक एससी हो, एसटी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, इनके उद्धार की बात करता है, यानी कुछ जो हमारे छोटे छोटे वर्गों के, कमजोर वर्गों के कल्याण की बात करता है। तो आप अधिकतम संख्या का कल्याण सुनिश्चित करना, ऐसी बात नहीं, कमजोर वर्गों का कल्याण प्रबंधन करना, ये बात करता है। आपको मैं एक एक शब्द बताऊंगा प्रस्तावना में क्या शब्द किस लिए है। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या, कमजोर वर्गों का उद्धार करना या प्रबंधन करना, उनके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, उन्हों तक शिक्षा पहुंचाना, खान पान, ऐसी ऐसी योजना लाना तो उनके लिए बेनिफिट हो, वो राज्य कल्याणकारी राज्य के बारे में बताएं। तो कल्याणकारी राज्य में जब मैं डीपीएसपी बताऊंगा तो ये आर्टिकल आपका 38 बताऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कल्याणकारी राज्य के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा कि ये कैसे होता है और क्या काम करता है, क्यों करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, गणराज्य का मतलब आपको मैंने अभी बताया क्या होता है। तो राज्य का चुनाव होता नहीं, यानी कुछ अवधि के लिए चुना हुआ व्यक्ति को ये गणराज्य में उसका अपना लिखित संविधान होता है, ऐसी नहीं कुछ बात है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार होती है, यानी राज्य जो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सरकार जो उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी राज्याध्यक्ष चुनाव होता है। इसका एक अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव होता है,
तो वही गणराज्य होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन में बताया था SSDR, SSDR। अब आप देख सकते हो, यानी सोवरेंटी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवाद और जनपदवादी, धर्मनिरपेक्ष। नहीं, ये नहीं होगा। पहला देखिए, ये भी नहीं होगा जो गणतंत्र से। आप सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये भी नहीं होगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। ओके दोस्तों, तो ये इसका आंसर क्या होगा? ये यानी प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? यानी प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सोवरिटी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। तो इसे एक बार याद करना था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी प्रभुत्व संपन्न। आपको फिर मालूम होना चाहिए समाजवाद, नेक्स्ट धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। यानी रिपब्लिक। तो एक बार ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसका ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार ये देख लो। यानी प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, समाजवाद राज्य की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, लोकतंत्र और गणराज्य। ये क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द यानी सेक्युलर, सेक्युलर का क्या समझ मैंने अभी बताया धर्मनिरपेक्ष के बारे में। राज्य सभी धर्मों से तटस्थ रहेगा, ना किसी की बड़ाई करेगा ना किसी की बुराई करेगा। एक शब्द में कहें तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऐसी सेकुलरिज्म में बात नहीं की है। एक ईश्वर की बात नहीं करता, बहुल देववाद की नहीं, सभी धर्मों की अस्वीकृति, यानी सभी धर्मों की अस्वीकृति या तटस्थ। बस एक शब्द रखो, सभी धर्मों से तटस्थ रहेगा। आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको कोई मास्टर नहीं बनना है, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए और प्रस्तावना पढ़ने का तरीका आना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं हर टॉपिक में, उन्हीं से हम जो उन्हें अच्छी तरह समझ लें तो उनसे हमारा पूरा टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी आ जाती है और हम यदि गैस भी करके क्वेश्चन मारे तो भी एक सही कर ले जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक सही तरीका से पढ़ो। तो धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? यानी कब जोड़ा गया था? तो आपको मैंने बताया था 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो 42वां संविधान ये तो होगा नहीं, 1976 में जोड़ा गया, करेक्ट। अब देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें जब हमें मालूम है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, यानी 1976 में हुआ है। तो आपको मालूम है ऑप्शन ए होगा, तो ऑप्शन ए इसमें सही है, ऑप्शन ए इसमें। तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 की पढ़ने की, तो इसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताइए, यानी या तो अब ये होगा और या 1-2 वाला होगा। तो अब पढ़े हम दूसरा, ये 44वां संविधान संशोधन, नहीं तो 2 भी कट गया, तो इसे भी काट दो। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी। यानी ऐसे स्मार्ट अब चारों एक एक बार में पढ़ोगे, फिर स्टेटमेंट देखोगे, फिर क्वेश्चन आंसर लगाओगे तो उसमें टाइम खराब होगा आपका। तो यही तो है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको मैंने बताया समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से हम भारत के लोग यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले क्या है प्रस्तावना? हम भारत के लोग हमारे द्वारा प्रभुत्व संपन्न जो संविधान बनाया गया है,
हमारे द्वारा, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है और कोई प्रेशर, यानी कहने का मतलब प्रेशर नहीं है। हम कैसा भी संविधान बनाएंगे और बनाया है हमने, और उसे किस तरह से लागू करना है, कौन कौन सी चीज़ें हटानी है, कौन कौन सी चीज़ें लागू करनी है, वो हम जाने, यानी हम जाने मतलब जनता का संविधान। तो इसमें क्या कहने मतलब क्या कह रहा है, भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है। देखते हैं, संविधान सभा का निर्माण भारतीय जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। यही तो कहता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ऐसा संविधान बना तो सहमति पर, तो इसलिए भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है, ऐसी नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो मैंने बताया आत्मा किसने कहा, ठाकुर दास बारगम ने। जन्म कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी ने। आपको ये सब ए के अय्यर ने क्या कहा था? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ए के अय्यर ने सपनों का प्रतिफल कहा था। तो आत्मा किसे कहते हैं? तो मैंने बताया आत्मा हो, दर्शन हो, सारांश हो, यानी संविधान की आत्मा बात कह दे क्वेश्चन, सारांश की बात करें, दर्शन की बात करें, तो किसे कहेंगे? प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल। आपका ऑप्शन ए। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार आपके आर्टिकल 12 टू 35 में बात की गई है, और भाग 3 में बात की गई है, और यूएसए के संविधान से लिए गए थे फंडामेंटल राइट्स। ओके दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये आपके आर्टिकल देखा जाए तो 36 टू 51। भाग की बात की जाए तो भाग 4, और ये कहाँ से ले गए तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। ओके दोस्तों, तो प्रस्तावना यानी आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को। आपको ये भी मालूम होना चाहिए मूल अधिकार कितने संविधान में आते हैं, तो आपको भाग 3 में आते हैं, और आर्टिकल ये यूएसए के संविधान से प्रभावित है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी हमारे भाग 4 में आते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। अब जब मैं ये जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल बताऊंगा इनके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलका? तो आपको मैंने बताया न्याय पे, जो न्याय 3 तरह की न्याय की बात की गई प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उस पर सोवियत संघ का यानी झलक दिखती है हमें, सोवियत संघ की क्रांति की। या तो स्वतंत्र यानी हमारी स्वतंत्रता की बात करें तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई, उस पर फ्रांस की क्रांति की झलक दिखती है, और अमेरिका की क्रांति की मूल अधिकार पर झलक दिखती है। तो चीन की क्रांति पर कोई झलक नहीं है, तो ऑप्शन इसका ऐसे भी लगा सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, यानी भारत एक क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवाद गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य। यानी आपको मैंने बताया SSSDR, यानी सोवरिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। आपको ये मालूम होना चाहिए। तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक, यानी आपको यहाँ पर जब तीसरे नंबर पर देखोगे धर्मनिरपेक्ष आएगा, फिर लोकतंत्र, फिर गणराज्य। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे 2-3 शब्द डाल देगा आपको अटकाने के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों, मैंने बताया आदर्श हो, सारांश हो, आत्मा हो, क्या है? सब प्रस्तावना। भारत का जो संविधान है ये सब बात की गई है प्रस्तावना। आदर्शों का हम कहाँ देख सकते हैं, यानी जो लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आपको मालूम चाहिए प्रस्तावना।
संविधान की आत्मा कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। सारांश कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। आत्मा कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। दर्शन कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। तो आपको एक मोटा सा, अब आप भाग 1 में आर्टिकल आपको मालूम चाहिए। आर्टिकल 1 से 4 की बात करता है, जिसमें आर्टिकल पहले में कहा गया है यानी भारत एंड इंडिया की बात की गई है, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 में कहा गया था भारत राज्यों का संघ है। जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। अभी मैंने बताया भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। भाग 4 आपका डीपीएसपी की बात करता है। डीपीएसपी समझ रहे होगे ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी आपको मालूम होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। फंडामेंटल राइट्स का मालूम है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार की बात करता है। आपको एक एक शब्द मालूम पड़ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया, यानी किस प्रकार के लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को किस एडॉप्ट किया? आपको मालूम होना चाहिए। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। लोकतांत्रिक राजतंत्र, आपको लोकतांत्रिक गणराज्य यानी लोकतांत्रिक राज, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन इसका डी होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि आते हैं वो ही हमारे गणराज्य यानी एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो हमने क्या लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की है, यानी गणराज्य की बात। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? आपको अभी बताया नहीं, लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो राजनीतिक राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त में से सभी। अभी मैंने बताया राजनीतिक राजतंत्र भी है, यानी आर्थिक सामाजिक राजतंत्र, तो इसमें से ऑप्शन डी, क्योंकि हमारे संविधान में ये सारी शब्दों की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है? हमारी जनता में, यानी जनता में। इसमें क्या, यानी हम भारत के लोग, हमने संविधान बनाया तो किसमें निहित है? हमें, तो जनता में। इसमें तो कोई, अब जब सांसद की बात करें तो सांसद 3 भागों में बटा है। इसमें एक राष्ट्रपति, सांसद के क्या अंग है? 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, मतदान अधिकार के बारे में 61वां संविधान संशोधन द्वारा, और इसकी 21 से एज 18 कर दी गई थी, यानी 22 जो हमारे मताधिकार की बात की जाए तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में, जो 89 में हुई थी संविधान संशोधन, उसमें 21 वर्ष से 18 कर दी गई थी, और आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता यानी सॉवरिटी, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसे रक्षा करने की प्रावधान किया गया, यानी प्रस्तावना में ये बात कही है, यानी भारत की संप्रभुता, उसे अक्षुण्णता बनाए रखे, तो इसकी किस में बात की है? प्रस्तावना। आपको ये मालूम होना चाहिए, प्रस्तावना में इसकी बात की है, यानी प्रोविजंस हैव बीन मेड ऑफ मेंटेन यानी प्रोटेक्ट द सॉवरिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें किस में कही है? प्रस्तावना में, यानी अक्षुण्ण बनाए रखो, अखंडता और जो संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात की गई है, तो आपकी प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार मूल अधिकार की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 4A आर्टिकल 51A स्वरसिंग समिति द्वारा मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ की यानी संविधान से जोड़ा गया था।
यानी स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। इसमें पहले कितने 10, जो 11वां जोड़ा था वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और मैंने अभी नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया, मूल अधिकारों के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई थी उनकी आगे व्याख्या की गई थी। यानी क्या व्याख्या की गई थी, यानी इनकी प्रस्तावना में जो आदर्शों की और उद्देश्यों की जो रूपरेखा दी गई, तो मूल अधिकारों के अध्याय में नहीं, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों के बारे में संविधान के पाठ में कही गई। तो आपको मालूम होना चाहिए किसके बारे में की गई थी, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्शों एवं उद्देश्यों में ये बात की गई थी। डीपीएसपी हो, चाहे आपके फंडामेंटल राइट्स हो या फंडामेंटल ड्यूटीज हो, यानी यानी ये कर्तव्य निभाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन यानी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में ये बात की गई थी संविधान के आदर्शों की। संविधान सभा में देखो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार और भारतीय संविधान के किस रूप में, तो आपको मालूम होना चाहिए संविधान सभा में सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया, विचार, जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ओके दोस्तों, यानी प्रस्तुत संविधान सभा में सबसे पहले प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। और इसे स्वीकृति कब मिली थी, यह भी आपको पूछ सकता है, स्वीकृति कब मिली थी, तो आप ये नोट में डाल सकते हो 22 जनवरी 1946 को, वो 1947 को, 22 जनवरी 1947। ये क्या बात की गई है, तो प्रस्तावना के बारे में कहता है, यानी आपको उद्देश्य प्रस्ताव के विचार में बात की गई है, तो प्रस्तावना के बारे में ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता, यानी ऐसी क्या चीज है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता। यानी संविधान का स्रोत होता है, शासन के जो अध्यायों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि। तो संविधान को लागू करने की तिथि ये नहीं होती, क्योंकि संविधान को लागू करने की तिथि थी 26 नवंबर 1949। इसी दिन को अंगीकृत किया गया था। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान जो उद्देश्य घोषित नहीं करता है, कुछ उद्देश्यों को घोषित नहीं करता है भारतीय संविधान। तो आपको मालूम चाहिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। मैंने आपको बताया था 3 हमारा जो प्रस्तावना प्रियम्बल है 3 न्याय की बात करती है, यानी सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक हो। विचार की स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये भी करेक्ट आंसर है। और बात की गई है नहीं करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है, यानी समानता 2 तरह की बात करता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। सभी को अवसर दिए जाएं, ये नहीं कि एक कोई अवसर दिए जाए, यानी सभी को अवसर दिए जाए। अवसर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, तो ये बात नहीं करता, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति की बात हमारा संविधान नहीं करता है, यानी कैसी है कैसी नहीं है। तो आपको इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान में प्रथम हमारे देश का नाम क्या है, भारत एंड इंडिया, यानी भारत मिस इंडिया। तो 2 नाम हमारे संविधान में है, यानी आपको मालूम चाहिए इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, भारत अर्थात भारतवर्ष, भारत देश अर्थात इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ऐसे क्वेश्चन आपको एक सिली मिस्टेक ही तो होता, एक क्वेश्चन गलत होने से बच्चा
एग्जाम से बाहर हो जाता है। तो तभी तो कह रहा हूँ मैं, एक अच्छे टीचर से, अच्छी बुक से पढ़ा करो। ऐसे नहीं है मनो कहाँ से ऑथेंटिक बुक दिया देखा करो तो उसमें क्या लिख रहा है, क्योंकि जब आयोग ऐसे क्वेश्चन पर आपत्ति डाली जाती है तो वो ऑथेंटिक किताब ही मानता है। तो इसलिए इसमें क्या कह रही है, यानी भारत देश अर्थात इंडिया, इंडिया की बात पीछे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, यानी इन whom does the sovereignty ऑफ इंडिया रिसाइड, किसमें निहित है, तो आपकी भारतीय संसद में, यानी भारत की जनता में। मैंने बताया हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग किसमें निहित है, हम में। हम कैसे भी बनाए संविधान बनाया उसके लागू करने में, और क्या क्या योजना बनानी है क्या क्या, यानी हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव प्रेशर नहीं है। तो हम भारत की जनता में संप्रभुता निहित है, भारत की जनता में संप्रभुता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो इसका 26 नवंबर 1949 ऑप्शन ए होगा। 2 अक्टूबर 1949 में कोई ऐसी बात नहीं, और 15 अगस्त 1949 में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। तो इसका आंसर ए होगा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, कैसे भी पूछ सकता है, बस 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर, इसका आंसर ऑप्शन डी। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में, यानी पूर्ण रूप से लागू किया गया था संविधान, यानी लागू कब किया गया था, पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब एक इंटरेस्ट बात बता दूं, इसी दिन क्यों लागू किया गया था, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि कल परसों देखे जाए तो 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस हमारा। तो इसी दिन को क्यों हमने लागू किया, तो इसके पीछे कारण है, आपको मैं बता दूं। जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उस वक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। और आपको देखा जाए तो रावी के तट के नदी के किनारे, यानी आधी रात को झंडा फहराया गया था, और वहां सदन में अवज्ञान आंदोलन की बात की गई थी, और ये कहा गया था 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनानी चाहिए। तो 1930 में सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था, और उसी दिन को एक अच्छा मानते हुए 26 जनवरी 1950 को हमने, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी। इसलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में संविधान हमारा लागू हुआ था, और इसी दिन को हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के उद्देश्य का, यानी उद्देश्य का बोलो, प्रस्तावना बोलो, प्रियम्बल बोलो, यानी संशोधन कितनी बार, तो आपको मैंने बताया ओनली एक बार अब तक संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो आपको मालूम होना चाहिए एक संशोधन हुआ है, वो कौन सा हुआ है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ओनली एक बार अब तक संशोधन इसमें किया गया है प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था, अभी मैंने बताया 1976 में। कैसे भी पकड़ो, तरबूजा पर चाकू मारो, चाकू पर तरबूजा मारो, आपको मालूम होना चाहिए फटेगा तरबूजा ही। तो क्वेश्चन आपको एक डिटेल मालूम होना चाहिए, कैसे भी आयोग पूछ ले, बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो यही तो है, एक बेसिक जानकारी आपको
प्रियम्बल के बारे में होगी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो आपको मालूम होना चाहिए। सामाजिक न्याय की बात करती है, राजनीतिक न्याय की बात करती है, विचार की स्वतंत्रता की, पूजा की समानता नहीं कहती है। यानी विचार की स्वतंत्रता की बात करती है, पूजा की स्वतंत्रता की बात नहीं करती है। यानी समानता क्या तरह की? दो तरह की। एक प्रतिष्ठा की समानता की बात करती है, प्रतिष्ठा, और एक अवसर की समानता, अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी होगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो आपको मैंने बताया 3 शब्द सम्मिलित नहीं थे, जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। वो आप एक मन में बोल लिया करो तो इससे रिवीजन होता रहेगा आपका। तो समाजवाद नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था, और अखंडता नहीं था। यानी गणराज्य था, रिपब्लिक था। तो आपका 1 2 3, 1 2 3 आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। यानी किसमें निहित है? प्रस्तावना में। यानी एकता, अखंडता, समानता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये सारे शब्द किसमें निहित है? आत्मा, संविधान की आत्मा है, आदर्श है, सारांश है, किसमें निहित है? प्रस्तावना में। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, यानी मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वह कौन सा प्रावधान है? तो एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र, एक समाजवाद, एक प्रजातंत्र। तो क्या होगा इसका? प्रजातंत्र, ऑप्शन बी। यानी प्रजातंत्र यानी वयस्क मताधिकार की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 19 से 18 एज करी गई थी वोट डालने की, और प्रजातंत्र के अकॉर्डिंग ये बात इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा? यानी कब घोषणा की गई, किसके रूप में घोषणा की गई थी? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए ये प्रस्तावना में बात की गई। तो मौलिक अधिकार में, भारत की संविधान की प्रस्तावना में बात की गई, मौलिक अधिकार हमारे क्या है? नागरिकों के अधिकार, यानी नागरिकों के अधिकार। नागरिकों के बारे में बताते हैं, नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं। मैं कहता हूँ मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़ो और अपनी लाइफ में यूज करो। यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बनाया गया, इसलिए बनाया गया आपको जीने का अधिकार, कर्मपूर्ण जीने का अधिकार, कैसे हम जिए, कैसे अपने देश में विचार प्रकट करें, कैसे हम बोलें, यानी सारी स्वतंत्रता किसमें? एक लिमिट में रह करके। यानी हमारे देश में कोई चीज़ ऐसी क्षति ना, हमारे भाषण से किसी को कोई एक क्षति ना हो, तो उस लिमिट में हम बोल सकते हैं। तो हमारे संविधान बहुत सारी चीज़ें हमें देता है। तो इसमें आंसर भी होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे राज्यों के प्रति उपलब्ध दिए जाते हैं और ये नियोजित होते हैं, यह न्यायालय में वाद योग नहीं है। संविधान की 9वीं अनुसूची आपको मालूम होना चाहिए। जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसमें भूमि सुधार के बारे में 9वीं सूची कहती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, यानी सही क्रम? तो देखो मैंने बताया न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय आपको बता दूं एक बार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। और आपकी स्वतंत्रता की बात की जाए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपकी उपासना की स्वतंत्रता, आपकी विश्वास की स्वतंत्रता, आपकी विचार की स्वतंत्रता और आपकी धर्म की स्वतंत्रता। यानी कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी को कोई अधिकार रोकने का नहीं है कि आप इसे ही धर्म मानो। ओके, तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है। समानता की बात की जाए, समानता की बात की जाए तो 2 प्रकार की समानता है, यानी प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। समानता यानी समानता 2 तरह की है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। स्वतंत्रता 5 तरह की और एक भ्रातृत्व। एक भ्रातृत्व क्या है? यानी एक तरह का हमारा भारत में संविधान है, ज्यादा नहीं है। भ्रातृत्व यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ करेक्ट, रिपेरेंटी यानी मेंटेनेंट, यानी प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें यह क्रोनोलॉजी देखेंगे, 3 तरह की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, इसमें नहीं दी गई है, इसमें नहीं दी गई है, ये हटाओ। 5 तरह की आपकी स्वतंत्र, 3 तरह का न्याय, 5 तरह का स्वतंत्रता, 2 तरह की समानता और आपकी 3 तरह की यानी भ्रातृत्व यानी संप्रभुता, संपन्नता, ये क्या है? 3 तरह की। तो इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, यानी वो 3 जो शब्द जोड़े गए थे इसीलिए तो जोड़े गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा?